हाय दोस्तों, स्टडी ज्ञान दर्शन में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे। पार्ट 2 है। पार्ट का नाम है दो बैलों की कथा। प्रेमचंद ने लिखा है, जो बड़ा ही रोचक और आजादी से संबंधित पार्ट है। जो हमें आज हम उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। चलिए तो करते हैं। कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? कांजी हाउस बना था। इस पार्ट में पूरा मैं आपको बता देती हूँ कि इस पार्ट में दो बैलों के बारे में दिया गया है। एक बच्ची है, उस बच्ची की माँ मर चुकी है और बच्ची की जो हालत है, जो स्थिति है, उसके साथ जो उसकी माता कर रही है, वही बैलों के साथ भी। बैल भी अपने मालिक के पास होते हैं, लेकिन कुछ कारणवश मालिक जो है अपने रिश्तेदार में भेज देता है और वहां पे उसको बहुत परेशान करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं बैलों को। सही से खाना भी नहीं दिया जाता है। और वहीं पे एक बच्ची भी होती है उसी घर में। बच्ची की भी माँ मर चुकी है, इसीलिए बच्ची की हालत और बैलों की हालत एक जैसी है। बैल भी आजाद होना चाहते हैं, अपने मालिक के पास जाना चाहते हैं। तो ये पूरी कहानी यही है। बड़ा ही अच्छा प्रेमचंद लिखते हैं, इनकी कहानियां बहुत अच्छी लगती है। प्रश्न 1 है, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? उत्तर है, इसमें कांजी हाउस जो था, वहां पे जो फालतू जो जानवर थे इधर उधर घूमते थे, उन्हें पकड़कर उस जेल खाना जैसा बना था, जानवरों का कांजी हाउस बना था, उसी में डाल दिया जाता था। कांजी हाउस एक प्रकार से पशुओं की जेल थी। उसमें ऐसे आवारा पशु कैद होते थे जो दूसरे के खेतों में घुसकर फसलें नष्ट कर देते थे। अतः कांजी हाउस के मालिक का यह दायित्व होता था कि वह उन्हें जेल में सुरक्षित रखें तथा भागने न दे। इस कारण हर रोज उनकी हाजिरी लेनी पड़ती थी, उनकी अटेंडेंस लगती थी। कहीं कोई पशु भाग तो नहीं गया। कितने पशुओं को उसमें पकड़कर डाल दिया जाता था और पशुओं को बांध कर रखा जाता था ताकि किसानों की फसलों को यह पशु नुकसान न करें। प्रश्न नंबर 2, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? छोटी बच्ची जो थी वह बैलों के प्रति क्यों प्रेम उमड़ आया? क्योंकि बच्ची की स्थिति और बैलों की स्थिति दोनों की एक जैसी थी। तो उत्तर है, छोटी बच्ची की माँ मर चुकी थी, सौतेली माँ उसे मारती रहती थी। इधर बैलों की भी यही स्थिति थी। सौतेली माँ थी और उस बच्ची छोटी सी बच्ची को बहुत मारती पीटती रहती थी। और जो बैल थे दो, वो अपने मालिक के यहाँ से दूसरे के यहाँ आ गए थे और वह मालिक के पास जब बिछड़ चुके थे, दूसरे यहाँ आए थे, वह भी बहुत मारता था, उन्हें सही से खाना नहीं देता था, उन्हें दिन भर खेत में जोतता, मारता, पीटता और शाम को सूखा भूसा डाल देता था, कुछ भी हरा चीज नहीं डालता था। छोटी बच्ची महसूस कर रही थी कि उसकी स्थिति और बैलों की स्थिति एक जैसी है। उनके साथ अन्याय होता देखा उसे बैलों के प्रति प्रेम उमड़ आया, क्योंकि उसे भी पता था कि मेरे साथ मेरी सौतेली माँ अन्याय करती है और बैलों के साथ जो मेरे पिताजी वो भी अन्याय कर रहे हैं, क्योंकि बैल भी दूसरे के यहाँ से आए थे, इसीलिए दोनों की स्थिति एक जैसी है। प्रश्न नंबर 3 है, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं? क्या क्या हमारे संदेश मिलता है, क्या मूल्य मिलते हैं, क्या नैतिक बातें हमें सीखने को मिलती है? इस प्रश्न 3 में इस कहानी के माध्यम से निम्नलिखित नीति विषयक मूल्य उभर कर सामने आए हैं। इसमें उत्तर है आपका, पहला है, सरल सीधा और अत्यधिक सहनशील होना पाप है। बहुत सीधे इंसान को मूर्ख या गधा कहा जाता है। अगर आज की इस दुनिया में वर्तमान में अगर हम बहुत ज्यादा सीधे हैं और सरल हैं और सहनशील बर्दाश्त करते हैं किसी की बात को, तो वह भी पाप है, क्योंकि ऐसे लोगों को दुनिया अत्याचार करती है। ऐसे लोगों को दुनिया सताती है और गधा समझती है। जो इंसान सहनशील होता है, सीधा होता है, सरल होता है, अच्छा दिल का होता है, ऐसे लोगों को दुनिया गधा समझ के उन्हें परेशान करती है, उन्हें मूर्ख समझती है कि यह मूर्ख है। तो थोड़ा हमें चालाक होना चाहिए, तेज होना चाहिए। इसीलिए मनुष्य को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना चाहिए। अगर हमारे अधिकारों को किसी ने छीना है हमसे, उसके लिए भी हमें संघर्ष करना चाहिए, हमें लड़ना चाहिए, हमें अपने अधिकार लेना चाहिए। दूसरा है, इसमें तीसरा पॉइंट है, आजादी बहुत बड़ा मूल्य है। इसे पाने के लिए
मनुष्य को बड़े से बड़ा कष्ट उठाने को तैयार रहना चाहिए। अगर हमें आजादी पाना है, हमें किसी ने बंधक बना लिया है, हमें आजाद होना है, फ्रीडम होना है, तो उसके लिए भी हमें कष्ट उठाना है और बड़े से बड़ा जो हमारे सामने बाधा है उसे भी हमें झेलने के लिए तैयार होना चाहिए। अगला है, समाज के सुखी संपन्न लोगों को भी आजादी की लड़ाई में योगदान देना चाहिए। समाज में संपन्न लोग जो हैं, जो सुखी लोग हैं, उनको भी किसी भी आजादी में, देश की आजादी में और लोगों के लिए सहयोग करना चाहिए और आजादी के जो कार्य में बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। प्रश्न 4 है, इस प्रश्न 4 में यही बताने की कोशिश की गई है कि प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्छ प्रयोग न कर किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है। उत्तर है इसमें, गधा सबसे बुद्धिहीन प्राणी माना जाता है। गधे को सबसे मूर्ख मानते हैं। किसी बात पे भी हम किसी को भी गधा कह देते हैं, सीधे साधे इंसान को हम गधा कहकर संबोधित करते हैं। यदि किसी को मूर्ख कहना चाहते हैं तो हम उसे गधा कह देते हैं। कोई मूर्ख है, सीधा उसको हम गधा की उपाधि दे देते हैं। गधा मूर्ख के अर्थ में रूढ़ हो गया है। यहाँ पे भी आपका मूर्ख आएगा, आएगा यहाँ पे, रूढ़ हो गया, परंतु लेखक ने इसे सही नहीं माना क्योंकि गधा अपने सीधेपन और सहनशीलता से किसी को भी हानि नहीं पहुंचाता। गाय, कुत्ता, बैल, जानवर कभी कभी क्रोध कर देते हैं, पर गधा ऐसा नहीं करता है। गुणों के विषय में वह ऋषियों मुनियों से कम नहीं है, वह ऋषि मुनियों जैसा है। वह बहुत ही सीधा है और किसी को नुकसान पहुंचाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करता है। तो सीधेपन का लोग फायदा उठाते हैं और गधा के ऊपर देखते हैं कितना बोझ लाद कर दुनिया ढोती है, मारती है, पीटती है, फिर भी गधा कुछ नहीं बोलता। उसी प्रकार से जो इंसान सरल है, सीधा है और किसी का विरोध नहीं करता है, उसे इस जमाने में लोग गधा या मूर्ख कहते हैं। इसीलिए हमें इतना भी सीधापन नहीं होना चाहिए, अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहिए। प्रश्न 5 है, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा मोती में गहरी दोस्ती थी। अब हीरा मोती जो थे, दोनों बैलों का नाम था, दोनों बड़े अच्छे दोस्त थे, अपने मालिक के यहाँ बड़े अच्छे से रहते थे। लेकिन एक दिन मालिक ने क्या किया, दोनों को अपने साले के यहाँ, अपने रिश्तेदार के यहाँ भेज दिया था। उसे कुछ काम था और वहां पे वह रिश्तेदार जो था वह बहुत सताता था इन दोनों को। दोनों में बड़ी एकता थी, बड़ी मित्रता थी। अगर एक को कष्ट दिया जाता तो दूसरा को दर्द होता, दूसरे को दिया जाता तो इसको दर्द होता। तो दोनों बैलों का नाम है हीरा और मोती। उनकी दोस्ती के बारे में है उत्तर। इस कहानी में अनेक घटनाएं ऐसी हैं जिनसे पता चलता है कि मोती और हीरा में गहरी दोस्ती थी। बहुत सी घटनाएं हैं जिससे हमें मालूम होता है कि उनकी दोस्ती जो थी बड़ी गहरी थी। पशुओं में भी, जानवरों में भी बहुत अटल विश्वास होता है, गहरी दोस्ती होती है। वह इंसान से भी चालाक होते हैं। दोनों एक साथ गाड़ी में जोते जाते थे तो यह कोशिश करते थे कि गाड़ी का अधिक भार दूसरे साथी के कंधे पर न आकर उसके अपने कंधे पर आ जाए। जब उसका मालिक गाड़ी पर कोई सामान लाद कर ले जाता बैलों के साथ, तो हीरा सोचता कि ज्यादा वजन मेरे पे भार पड़े, मोती सोचता कि ज्यादा वजन मेरे पे पड़े। एक दूसरे के सहयोग में एक दूसरे का दर्द, एक दूसरे को वह कम करना चाहते थे। दूसरा पॉइंट है इसमें, गया ने हीरा के नाक का डंडा मारा तो गया एक दिन, उसका मालिक है, इसी का नाम गया है, ये मालिक है। गया ने एक दिन हीरा को नाक पर डंडा मारा तेज से, तो मोती से सहा नहीं गया, मोती को बर्दाश्त नहीं हुआ। वह हल, रस्सी, जुआ, जोत सब लेकर भाग गया। उससे हीरा का कष्ट देखा न गया। उसको गुस्सा आ गई, बहुत गुस्सा आ गई कि मेरे दोस्त को इसने क्यों मारा, इतना क्यों मारा। और वह गुस्से में आकर पूरा जितना भी बैलों को कृषि एग्रीकल्चर के काम में जब जुताई होती है तो रस्सी होता है, जुआ होता है, जोतने का हल होता है, सबको तोड़ फोड़ के वह भाग गया। गुस्से में आ गया कि क्यों मारा उसने मेरे दोस्त को। तीसरा जो है घटना, जब मटर के खेत में मटर खाकर दोनों मस्त हो रहे तो वे सींग मिलाकर एक दूसरे को ठेलने लगे। अचानक से वह मटर खा के जब मस्त हो गए, एक खेत में गए जब भागकर, और खेत में मटर था, खूब
मटर खाएं। वो पेट भरकर मटर खाते हैं और आपस में दोनों सींगे मिला मिलाकर मस्ती करते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। इस तरीके से बहुत सारे घटनाएं हैं जिसमें यह देखने को मिलता है। एक बार और एक घटना है कि जब उसे कांजी हाउस में बंद कर दिया जाता है, एक बैल उसका दोस्त निकल जाता है कांजी हाउस से, लेकिन एक नहीं निकल पाता है, उसी में फंस जाता है। तो दूसरा सोचता है अगर वह नहीं आएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा यहाँ से। इतनी दोस्ती थी बैलों में। प्रश्न नंबर जो 6 है, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो हीरा। इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। प्रेमचंद बताना चाहते हैं कि जो अत्याचार स्त्रियों पे होते हैं वह गलत है। इन बैलों के माध्यम से वो बताना चाहते हैं कि बैल होकर, पशु होकर भी स्त्री पे वह सींग नहीं उठाना चाहते, स्त्री को नहीं मारना चाहते। तो हमें भी समाज में स्त्री पे हाथ नहीं उठाना चाहिए, यह अत्याचार है, यह गलत है। तो प्रेमचंद अपने कहानियों के माध्यम से इतने अच्छे ढंग से वो बताने की कोशिश करते हैं कि हमें सब समझ में आ जाता है। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है। हीरा के इस कथन के माध्यम से पता चलता है कि प्रेमचंद नारी जाति का अत्यधिक सम्मान करते थे। प्रेमचंद बहुत सम्मान करते थे स्त्री की। नारी विभिन्न रिश्ते बनाकर समाज में अपनी भूमिका का निर्वहन करती है। नारी अपने परिवार को, समाज को देखते हुए वह सभी भूमिकाओं को निर्वाह करती है। वह त्याग है, वह दया है, वह ममता है, वह सहनशील है। जीता जागता यह उदाहरण है। स्त्री जो त्याग की मूर्ति है, दया की मूर्ति है, ममता की मूर्ति है, सहनशीलता की मूर्ति है। स्त्री स्त्री का जो है विपरीत परिस्थितियों में यदि नारी में क्रोध जैसे भाव आ भी जाते हैं तो उससे उसकी गरिमा कम नहीं हो जाती और न उसके सम्मान में कमी आती है। लेखक महिलाओं के प्रति अत्यधिक सम्मान रखता है। उसने यह भी कहना चाहा कि जब पशु भी नारी जाति का सम्मान करते हैं तो मनुष्य को नारी जाति का सम्मान हर स्थिति में करना चाहिए। इस क्वेश्चन में ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जब बैल होकर, पशु होकर स्त्री पे सींग नहीं चला सकता, स्त्री को नहीं मार सकता, तो समाज में हम मनुष्यों को भी स्त्री पर अत्याचार नहीं करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, उन्हें इज्जत देना चाहिए, क्योंकि स्त्री तो दया और त्याग, ममता, सहनशीलता की मूर्ति होती है। अगला है प्रश्न 7, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है। किसान जीवन और समाज और पशु के बारे में किस तरीके से इसमें प्रस्तुत किया गया है। उत्तर है, किसान जीवन में पशुओं, मनुष्यों आपसी संबंध बहुत गहरे तथा आत्मीय हैं। मनुष्यों का भी बड़ा संबंध पशुओं से, पशुओं का भी है, क्योंकि हम कोई जानवर घरों में पालते हैं और उनमें कितना प्रेम होता है, वह अपने मालिक के लिए तड़पता रहता है। तो किसान पशुओं को घर के सदस्य की भांति प्रेम करते हैं। पशु अपने स्वामी के लिए जी जान देने को तैयार रहते हैं। झूरी हीरा मोती को बच्चों की तरह स्नेह करता था, तभी तो उसने उनके सुंदर सुंदर नाम रखे हीरा मोती। उन्हें अपनी आंखों से दूर नहीं करना चाहता था। हाँ, एक बात मैंने आपको बताना है मुझे, जो झूरी था, हाँ, इसमें वह झूरी बच्चों की तरह स्नेह करता था। झूरी जो था वह हीरा का और मोती का मालिक था। और जो मैंने गया बता दी, सॉरी, गया जो था वो गया झूरी का साला था, वही अत्याचार करता था। तो झूरी मालिक है हीरा और मोती का। उसने ही बैलों को, इन दोनों बैलों को भेज दिया था अपने साले के घर, वही अत्याचार बैलों पर करता था। तभी तो उसने उनके सुंदर सुंदर नाम रखे हीरा मोती। वह उन्हें अपनी आंखों से दूर नहीं करना चाहता था। जब हीरा मोती उसकी ससुराल से लौटकर वापस उसके थाने पर आ खड़े हुए तो उसका हृदय आनंद से भर गया। थाने पर मतलब जहाँ पे बैलों को बांधा जाता है, खिलाया जाता है, उसको थाने बोलते हैं। उसका हृदय आनंद से भर गया। गांव भर के बच्चों ने भी बैलों की स्वामी भक्ति देखकर उनका अभिनंदन किया। इससे पता चलता है कि किसान अपने पशुओं से मानवीय व्यवहार रखते हैं, मनुष्यों की तरह प्रेम करते हैं। वैसे ही बैल भी, हीरा मोती भी अपने मालिक झूरी से बड़ा ही प्रेम करते थे। और जो गया था उन पे अत्याचार करता था, बैलों पे उन्हें सताता था, मारता था, पीटता था। और गुस्से में बैल एक दिन छुड़ाकर भाग जाते हैं और इसके बाद उन्हें कांजी हाउस में बंद कर दिया जाता है। वहां से भी भागकर वो अपने मालिक के घर चले जाते हैं।
तो इसमें झूरी मालिक है और जो गया है वह झूरी का साला है। प्रश्न 8 है, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषता बताइए। मोती की विशेषता आपको बताना है। इतना हो इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन से पता चलता है कि परोपकारी स्वभाव वाला प्राणी परोपकार की ऐसी भावना वह मन में ही नहीं रखता, बल्कि इसे व्यवहारिक रूप में दर्शाता भी है। वह बाड़े की कच्ची दीवार तोड़कर वह पहुंच जाते हैं, चले जाते हैं, लेकिन इसके बाद भी जब तक उसका साथी नहीं आता है वह नहीं जाता है, क्योंकि मोती को हीरा से बहुत प्रेम था और हीरा को भी मोती से बहुत लगाव और बहुत ज्यादा प्रेम था। प्रश्न नंबर 9, आशय स्पष्ट कीजिए। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। ख, उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों में हृदय को मानो भोजन मिल गया हो। जो बच्ची थी गया के यहाँ, जो गया था, दोनों बैल थे, वहीं पे एक अनाथ बच्ची रहती थी उसी के घर में, और वही रोटी चुरा कर अपनी माँ, सौतेली माँ से उन बैलों को देती थी, और बच्चों को जो बैलों को देती थी वो बैल, उसी एक रोटी से पेट तो नहीं भरता, लेकिन भूख जो शांत होती थी, उनका जो हृदय है वो तृप्त होता था। उत्तर है आपका क है। हीरा और मोती बिना कोई वचन कहे एक दूसरे के मन की बात समझ जाते थे। प्राय वे एक दूसरे से स्नेह बहुत करते थे। यद्यपि मनुष्य स्वयं को सब प्राणियों से श्रेष्ठ मानता है, किंतु उसमें भी यह शक्ति नहीं होती जितना शक्ति पशुओं में होती है। पशुओं में एक दूसरे के प्रति इतना प्रेम था, हीरा को मोती से और मोती को हीरा, दोनों बैल, बहुत प्रेम था, बहुत दोस्ती थी, दोनों में बड़ा ही लगाव था। कख है, हीरा और मोती गया के घर बंधे हुए थे। गया ने उनके साथ अपमानपूर्ण व्यवहार किया था, इसीलिए वे क्षुब्ध थे, दुखी थे, परंतु तभी एक नन्ही लड़की ने आकर उन्हें एक रोटी डाल दी। उस रोटी से उनका पेट तो नहीं भर सकता था, परंतु उसे खाकर उनका हृदय जरूर तृप्त हो गया। हमें प्यार से अगर कुछ भी दे दिया जाए तो बहुत बड़ी बात समझना चाहिए। उन्होंने बालिका के प्रेम का अनुभव कर लिया और प्रसन्न हो उठे। जो हीरा और मोती जो गए थे झूरी के साले के यहाँ, वह जो गया था बहुत सताता था। उसकी एक बेटी थी जो उसकी जो माँ थी वह मर चुकी थी, सौतेली माँ थी, वो अभी बहुत सताती थी। तो वह चुपके से जाती थी और रोटी चुरा कर लेकर जाती और दोनों बैलों को खिला देती थी। उसको पता था कि मेरे पिताजी है बैलों को खाना नहीं दे रहे हैं, उन्हें मार रहे हैं, सता रहे हैं। उसे बड़ा दुख होता था और अपनी माता से चुरा कर रोटी उन बैलों को खिला देती। बैलू एक एक रोटी ही खा के वह तृप्त हो जाते थे। तो इस तरीके से इसमें दया भाव भी दिखाया गया है। तो हमें किसी पे अत्याचार नहीं करना चाहिए, चाहे वह इंसान हो चाहे वह जानवर हो। 10 प्रश्न, गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया। जो गया था हमेशा सूखा ही भूसा डालता और काम बहुत लेता था, काम बहुत करवाता था। गया पराये बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था। वो सोचता था ये बैल तो मेरे तो है नहीं, ये तो मेरे साले के बैल हैं, तो इसलिए वह ज्यादा खर्च वर्च नहीं करता था। गरीबी के कारण खली आदि खरीदना उसके बस की बात न थी। खली वो जो डालते हैं पशुओं को खिलाने के लिए, सरसों को पीसने के बाद खली निकलती है जो उसका भाग, वो उसी को बोलते हैं। वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था। उसे खली आदि सामग्री की जानकारी न थी। इसमें आपको ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपका जो है ये क्वेश्चन है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इसमें सिर्फ उत्तर आप लिख दिए तो भी काफी है। वह हीरा मोती के व्यवहार से दुखी था। प्रश्न इसमें पूछा गया है, गया ने हीरा मोती के दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए क्यों दिया था? इसका उत्तर है वह हीरा मोती के व्यवहार से दुखी था, वह और काम लेना चाहता था, इसीलिए ऐसा करता था। ये है बस आपका उत्तर है, यही उत्तर है आपका। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। रचना और अभिव्यक्ति। हीरा और मोती ने शोषण के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन उसके लिए प्रताड़ना भी सही। हीरा मोती की इस प्रतिक्रिया पर तर्क सहित अपने विचार प्रकट करे। हीरा मोती के बारे में देना है कि शोषण के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ
हमें आवाज उठानी चाहिए। हमें किसी का अत्याचार बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। हमें शोषण अगर हमारे साथ होता है तो हमें आवाज उठानी चाहिए। वैसे ही पशुओं ने भी आवाज उठाई, हीरा ने भी और मोती ने भी। शोषण के विरुद्ध है, वे हर शोषण के विरुद्ध आवाज उठाते रहे। उन्होंने झुरी के साले यहाँ गया गया का विरोध किया। यहाँ गया होगा आपका, गया का विरोध किया तो सूखी रोटियां खाई तथा डंडे खाए। फिर काजी हाउस में अन्याय का विरोध भी किया तो बंधन में पड़े उन्हें भूखे रहना भी पड़ा, लेकिन फिर भी उन्होंने विरोध करना नहीं छोड़ा। बैलों ने वह विरोध करते रहे। प्रतिक्रिया, मेरा विचार है कि हीरा और मोती का यह कदम बिल्कुल ठीक था। यदि वे कोई प्रतिक्रिया न करते तो उनका खूब शोषण होता, उन्हें खूब मारा पीटा जाता, उन्हें गिड़गिड़ाकर मन मारकर अपने मालिक की गुलामी करनी पड़ती। वे अपने दर्द को व्यक्त भी न कर पाते, परंतु अपना विद्रोह प्रकट करके उन्होंने मालिक को सावधान कर दिया कि उनका अधिक शोषण नहीं किया जाए, क्योंकि गया उनके ऊपर अत्याचार करता था। और वह विरोध करके एक दिन गुस्से में आके रस्सी सब तोड़ ताड़ के वह भाग जाते हैं। फिर उसे दोनों बैलों को काजी हाउस में बंद किया जाता है। काजी हाउस को भी तोड़ के वह वहां से निकल जाते हैं। निकलने के बाद सीधा अपने मालिक झूरी के पास पहुंच जाते हैं, जो बड़ा प्रेम करता था, अपने बच्चों की तरह बैलों को मानता था। प्यार से उनका नाम हीरा मोती भी रखा था। इसीलिए शोषण के प्रति हमें आवाज उठानी चाहिए। अत्याचार बिल्कुल भी हमें सहन नहीं करना चाहिए। अगर अत्याचार सहन करेंगे तो हमारे साथ और भी अत्याचार होगा। प्रश्न जो है आपका 12 है, क्या आपको लगता है कि यह कहानी आजादी की लड़ाई की ओर भी संकेत करती है? उत्तर है इसका हाँ। हीरा मोती ने अपनी प्रतंत्रता से मुक्ति पाने के लिए जिस तरह से नाना प्रकार की कठिनाइयां सही, मृत्यु के करीब जाकर भी बच निकले, वे अंततः अपने घर वापस आ गए। इससे यही संकेत मिलता है कि हीरा मोती के घर से पहली बार रस्सी तुड़ाकर आ जाते, वे दोबारा गया के घर जाते तो उन्हें अपमानित और प्रताड़ित होना पड़ता है, भूखा भी रहना पड़ता है। वहां से भागने पर उन्हें सांड रूपी मुसीबत का सामना भी करना पड़ता है, क्योंकि जब वो कांजी हाउस से भाग रहे थे, बीच में एक सांड आया था जिससे बड़ा जबरदस्त युद्ध हुआ था, खतरनाक युद्ध हुआ था। अंत में कांजी हाउस में बंद होना तथा कसाई के हाथों बिकना तथा इसके उपरांत भी बचकर झूरी के पास आ जाना आदि आजादी की लड़ाई की ओर संकेत करता है। सही बात है। पहले वह गया उनके ऊपर अत्याचार करता है, फिर वहां से भागते हैं, फिर कांजी हाउस जेल में पशुओं को बंद कर दिया जाता है, वहां से भागते हैं। सांड जो है वह उनको बहुत मारता है, बहुत बड़ा युद्ध होता है दोनों सांड में और दोनों बैलों में। वहां से भी जब बच के निकल जाते हैं, तब इसके बाद भी उन्हें कसाई के पास भेज दिया जाता है। फिर भी वहां से बचकर वह निकल जाते हैं और फिर वह अपने असली मालिक के पास पहुंच जाते हैं। यह भी जो कहानी आजादी से संबंधित है, उनको कितना संघर्ष करना पड़ा, तब जाके उन्हें आजादी मिली, उनका मालिक मिला, सच्चा मालिक। भाषा अध्ययन बस इतना ही काफी है। फिर मैं भी जोर लगाता हूँ, ही, इसमें ध्यान देना है। जो ही है और जो भी है, ये बलाघात देकर निपात शब्द हैं, जो हम किसी वाक्य को कहने के लिए उस पे बल देते हैं, वाक्य में किसी बात पर जोर देने का काम कर रहे हैं। ऐसे शब्दों को निपात कहा जाता है। निपात मतलब बल देना, कि तुम्हें ये काम करना ही है, तुम्हें पढ़ना ही है, तुम्हें लिखना ही है, मतलब बहुत बल देकर, प्रेशर देकर कहा जा रहा है। कहानी में से 5 ऐसे वाक्य छाटिए जिनमें निपात का प्रयोग हुआ है। आपको निपात शब्द का मतलब यही है कि जहाँ पे ही है, भी है, ये शब्द जो दबाव डालकर कहे जाते हैं और कहने के लिए, वही है निपात। जैसे ही का प्रयोग है इसमें, देखिए, दोनों साथ उड़ते, साथ नाद में मुंह डालते और रथ ही बैठते थे। यहाँ रथ ही, रथ मतलब साथ ही, साथ, साथ होगा यहाँ, साथ, साथ ही बैठते थे। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गढ़ बना दिया। एक ही, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी दिया है। इसके बाद अगला है, ज्यादा से ज्यादा मेरे ही, यहाँ पे भी ही है, गर्दन पर रहे, यही उनका आधार था। कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता, आ जाता है। यहाँ पे ये बलाघात प्रयोग है, निपात शब्द है। यहाँ पे भी का प्रयोग है,
कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता, यहाँ पे भी है। उसके चेहरे पर असंतोष की छाया भी न दिखाई देती, भी का प्रयोग है। गधे का एक छोटा भाई और भी है, यहाँ पे भी है। एक मुंह हटाता तो दूसरा भी हटा लेता। कभी कभी अड़ियल बैल भी, यहाँ पे भी है, देखने में आता है। इस तरीके से निपात का प्रयोग किया गया है। प्रश्न 14, रचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए तथा वाक्य छांटकर उसके भी भेद लिखिए। यहाँ पे है, दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। सहसा एक दड़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर आया। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। अगला है, अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं वे मारे न छोड़ता। उत्तर है, इसका इन सबका उत्तर है जो वाक्य भेद है, ये मिश्र वाक्य है। रचना देखिए, दीवार का गिरना था की जहां लगता है वहां पे मिश्र वाक्य, मिश्र मतलब मिलाकर वाक्यों को बनाया जाता है। आपको मिश्र वाक्य की पहचान की से किया जा सकता है। उपवाक्य, अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। भेद, संज्ञा, यहाँ पे संज्ञा का प्रयोग किया गया। ख है जो वाक्य भेद, मिश्र वाक्य। ख भी मिश्र वाक्य। सहसा उसके दड़ियल आदमी जिसकी आंख लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर, यहाँ पे जिसकी ज्यों जिसे का प्रयोग हुआ है, यह भी मिश्र वाक्य है। उपवाक्य है जो इसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर था। भेद है विशेषण उपवाक्य, इसमें विशेषण का प्रयोग किया गया है। दड़ियल आदमी। ग है उपवाक्य भेद, मिश्र वाक्य। ग में भी हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। इसमें भी मिश्र वाक्य है। गया के घर से नाहक भागे, इसमें संज्ञा उपवाक्य, संज्ञा उपवाक्य प्रयोग किया गया है। संज्ञा, गया के घर से नाहक भागे। ग है वाक्य भेद, मिश्र वाक्य, तो बिकेंगे उपवाक्य। भेद क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण है। इसमें घ में है, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे, अगर बेचूंगा तभी ना बिकेंगे। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे न छोड़ता। वाक्य भेद, मिश्र वाक्य। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे न छोड़ता, इसमें भी मिश्र वाक्य है। प्रश्न आपका आखिरी है 15, कहानी में जगह जगह मुहावरों का प्रयोग हुआ है। कोई 5 मुहावरे छांटना है और आपको वाक्य प्रयोग करना। वाक्य प्रयोग मतलब वन सेंटेंस से भी आप कर सकते हैं। जी तोड़ काम करना। वाक्य, भारतीय श्रमिक जी तोड़ काम करते हैं, सही बात है। गम खा जाना। वाक्य, भारत के मजदूर इतने स्वाभिमानी हैं कि वे गम खा जाते हैं, हाय तौबा नहीं मचाते। वह कभी भी हाय हाय नहीं करते हैं। हमारे हिंदुस्तानी जो मजदूर हैं इतने स्वाभिमानी हैं कि वह अपने दुखों को, अपने गम को खा जाते हैं और कभी किसी को हाय तौबा नहीं करने देते। ईंट का जवाब पत्थर से देना। वाक्य, यह दुनिया उसी को सम्मान देती है जो ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता है। जैसे को तैसा, अगर ईंट का जवाब अगर हम पत्थर से देते हैं वही इंसान सही रहते हैं। आज के जमाने में अगर कोई ईंट मारा और आप कुछ नहीं किए तो आपको फिर से मारेगा वो। दांतों पसीना आना। वाक्य, क्रिकेट के मैदान में कुत्ते को बाहर खदेड़ने में माली को दांतों पसीना आ गया, मतलब बहुत उसे कष्ट हुआ, बड़े परेशान किया तभी वह बाहर आए। कसर उठाना। वाक्य, मालिक के कहने पर हम हर काम कर देते हैं, किसी प्रकार की कोई कसर नहीं उठाए रखते हैं। तो यह आपका पूरा 15 क्वेश्चन है जिसमें व्याकरण भी है और क्वेश्चन आंसर भी है। यह आपको अच्छी तरह से समझा दिया गया है। और इसके बाद आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर